तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है कि भाई डिफरेंस क्या है टॉर्ट और टॉर्ट्स में। क्या टॉर्ट और टॉर्ट्स एक ही बात है? क्या ये केवल सिंगुलर प्लूरल हैं या इनके अंदर कोई दूसरा जो है बहुत कोई ऐसा बड़ा अंतर है जिसको समझ नहीं पा रहे हैं और इसको हम ऐसे रॉन्ग स्पेल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि भाई टॉर्ट और टॉर्ट्स में अंतर क्या है। तो देखिए, एक तो होता है कुछ रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग्स हैं। रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग्स का मतलब होता है जिसके अंदर पहले से वो कुछ इस तरीके से बताए हुए रॉन्ग्स जिनको डिफाइन किया गया है, तो उनको तो हम लेते हैं टॉर्ट्स की कैटेगरी के अंदर। और ऐसे रॉन्ग्स जो डिफाइंड नहीं है, कोई नई तरीके का ऐसा रॉन्ग है जो कि अभी तक येट टू बी डिफाइंड है लेकिन वास्तव में वो मोरली या लॉफुली किसी भी तरीके से गलत है, तो उस पार्ट को हम टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। इसको समझने के लिए दो जुरिस्ट वे, एक सामंड वे और एक विनफील्ड वे, उन्होंने इसकी अलग अलग थ्योरीज को दी, जिन थ्योरीज को अभी हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं इट इज मेनली डिपेंड्स ऑन द थ्योरी दैट द लायबिलिटी अराइजेज फ्रॉम, कि ये उत्तरदायित्व उत्पन्न कैसे होता है, तो जनरल प्रिंसिपल से होता है या किसी रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग से होता है, इसी पर ये बेस्ड है जिसे हम अभी आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर पहले सामंड्स की थ्योरी को देखते हैं। तो सामंड्स थ्योरी बेस्ड है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स जब हम जाएं तो इसके अंदर जो लायबिलिटी अराइज होगी, जो उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा, वो उन टॉर्ट्स से होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड का मतलब ये है जो पहले से डिफाइंड है, पहले से प्रीवियसली जो डिफाइंड है, जिनको पहले से इस तरीके से बताया गया है, जिनके बारे में उनको अपन बोलते हैं ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। तो उनमें से अगर किसी भी प्रकार का कोई रॉन्ग किया गया है तो उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट्स के सामने अगर कोई नया ऐसा रॉन्ग आता है तो कोर्ट्स उसको क्रिएट करने के लिए या उसको इंटरप्रेट करने के लिए फ्री नहीं है। इसीलिए हमने ये लिखा, कोर्ट कैन नॉट क्रिएट न्यू टॉर्ट्स फ्रीली। अगर कोई ऐसा रॉन्ग कोर्ट्स के सामने आता है जो रॉन्ग अभी तक डिफाइन नहीं किया है लॉ ने, तो उसको कोर्ट्स फ्रीली ऐसे रिकॉग्नाइज करके और टॉर्ट की कैटेगरी के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से बांध भी देता है थोड़ा सा कोर्ट्स को। इसलिए आज जब हम प्रेजेंट वर्ल्ड के अंदर हैं तो उसके अंदर विनफील्ड की थ्योरी ज़्यादा प्रॉपर नजर आती है, जो ये कहता है कि कोई भी रॉन्ग जो लीगली गलत हो या जो मोरली गलत हो, भले ही वो रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर भी उसे लिया जा सकता है रॉन्ग की कैटेगरी के अंदर। तो सामंड ने थ्योरी भी दी थी एक पिजन होल थ्योरी, और उसी पर ये बेस्ड है। तो पिजन होल थ्योरी जैसे हम जब जूरिस्प्रूडेंस की क्लासेस करेंगे तो उसके अंदर हम समझेंगे। तो पिजन होल थ्योरी के अंदर भी यही बताया गया कि हर एक गलत को एक, जैसे पिजन जैसे अलग अलग अपने होल्स के अंदर रहते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग रॉन्ग्स को अलग अलग जगह प्लेस कर दिया जाए। तो अगर उसके रखने के लिए उस रॉन्ग को एक अलग से रिकॉग्नाइज्ड अगर प्लेस दिया हुआ है तो वो रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, अदरवाइज वो रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं आता है। इसके आगे हम उसको देखते हैं अभी। तो पिजन होल थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान रखें और फिर विनफील्ड थ्योरी को भी हम समझते हैं। तो इसमें अब हम ये देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सामंड की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी ऐसा हार्मफुल एक्ट अगर ऐसे किसी भी उसके अंदर डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो वो कहता है फिर उसको रॉन्ग नहीं मानेंगे हम। तो इसी थ्योरी को लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो हम जिस बात को अच्छे से समझते हैं वो है कि देयर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉन्ग्स। स्पेसिफिक नंबर का मतलब यहाँ पर आप स्पेसिफिक कहें या रिकॉग्नाइज्ड कहें, एक ही बात है कि भाई जिनको पहले से रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, जिनको पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया है, अगर उसी डेफिनेशन या उसी परिभाषा या उसी प्रकार में आने वाले किसी रॉन्ग को अगर आप करते हो तो वो टॉर्ट्स की डेफिनेशन के अंदर आएगा, अदरवाइज उसको रॉन्ग नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि कोर्ट्स फ्री नहीं है इसके अंदर किसी नए बात को इस प्रकार से टॉर्ट्स में लेने के लिए। तो ये थोड़ी सी लिमिट कर देती है लॉ की डेफिनेशन को भी, टॉर्ट्स की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा लिमिट करता है ये, और इसीलिए इसको पिजन होल थ्योरी भी कहा गया। तो क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा था हम नोट साथ साथ में प्रोवाइड होते रहेंगे, तो आप इनको साथ में देखते रहें तो ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी काम आएंगे। अब हम देखते हैं विनफील्ड थ्योरी। अब हम इसके अंदर अगली विनफील्ड थ्योरी को देखते हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। तो लॉ ऑफ टॉर्ट पर विनफील्ड थ्योरी क्या कहती है उसे थोड़ा सा समझें। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो नुकसान पहुंचाता हो, हार्म करता हो किसी भी पर्सन को, वो चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो और वो चाहे रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो, देखना ये है कि क्या वास्तव में उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है क्या। तो भले ही वो पहले से परिभाषित, रिकॉग्नाइज्ड या स्पेसिफाइड नहीं है, फिर भी उसको टॉर्ट या रॉन्ग की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। ये विनफील्ड थ्योरी है और ये थ्योरी आज ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि इसका स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है।
जैसे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सामंड की थ्योरी के साथ में, तो सामंड की थ्योरी जहाँ पर रुक जाती है जाकर के कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही गलत माना जाएगा। इन स्पेसिफिक डेफिनिशन से बाहर जाकर के अगर कोई कुछ करता है, तो फिर वो जो है रॉन्ग नहीं माना जाएगा। पर लॉ की नेचर है कि टाइम के साथ, सोसाइटी के साथ में लॉ की नेचर और लॉ का स्कोप भी धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और चेंज होता रहता है। इसलिए अब विनफील्ड थ्योरी को हम ज़्यादा जो है यूजफुल मानते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो उसे ही हम आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो, चाहे वो किसी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में आता है या किसी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में नहीं आता है, फिर भी हम उसे मानेंगे कि वो एक टॉर्टियस एक्ट है, वो एक रॉन्गफुल एक्ट है। जैसा हमने पीछे देखा कि जब हम सामंत थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कोर्ट्स हैं वो फ्री नहीं है किसी नए रॉन्ग को इस तरीके से इंटरप्रीट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जुडिशली रिकॉग्नाइज कर सकता है कोर्ट अगर कोई ऐसा रॉन्ग उसके सामने आता है जो हालांकि पहले से प्री डिफाइंड मामले में नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि इसको रॉन्गफुल एक्ट्स के अंदर लिया जाना चाहिए। सर्कमस्टांसेस से भी हो सकता है, सोसाइटी चेंज के हिसाब से भी हो सकता है, तो ये इसके अंदर लिया जा सकता है। और ये ज़्यादा एक ब्रॉडर स्कोप है या एक ज़्यादा ब्रॉडर सोच है अब लॉ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट का जो कंसेप्ट विनफील्ड थ्योरी से आता है, वो ज़्यादा बेटर नज़र आता है हमको सामंत थ्योरी से।